हेलो, वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। दोस्तों, आज 14th ऑफ जुलाई 2023 सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू के अंदर जो भी मौजूद हैं, आइए उसका डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप इसको टारगेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे इंडिया फ्रांस की सिग्निफिकेंस की, और मैं आपको कल भी यही बात बोल रहा था कि आने वाले समय में इंडिया फ्रांस की सिग्निफिकेंस के ऊपर और इंडिया फ्रांस से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स आने ही वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और आने वाले समय में और आर्टिकल्स आएंगे। तो आइए इंडिया फ्रांस को हम लोग एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे क्या बोली जा रही है, इस आर्टिकल के अंदर बोला जा रहा है कि जैसे ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उधर पहुंच रहे हैं और राफेल की डील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साबित होने वाली है। फ्रांस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि इंडो फ्रांस रिलेशनशिप कैसे बढ़ा है और क्या एरियाज ऑफ कॉपरेशन है और क्या एरियाज ऑफ इश्यूज भी हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इश्यूज नहीं बता रखे हैं, बट आई एम टेलिंग यू आने वाले समय में आर्टिकल्स आने वाले हैं जिस पर भारत और फ्रांस के कुछ इश्यूज भी आपको डिस्कस करे जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस। देखिए, 22 सिंगल सीट फाइटर्स विल ज्वाइन एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड द रिमेनिंग 4 will be twin-seater trainers. Purchase of 3 more Scorpion class diesel electric submarines from France also gets approval. अभी ये क्या बोला जा रहा है, एक बार इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं। यहां पर एक वर्ड देखेंगे आप, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूवल दे देते हैं 26 राफेल MJ फाइटर्स को लाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, और स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भी प्रोक्योर करने के लिए। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होती है। इंडो फ्रांस के रिश्तों की बात करी जा रही है। तो जैसे बोला जा रहा है कि भारत ने अप्रूवल दे दिया है, और यहां पे दूसरा आर्टिकल भी इसी से संबंधित है, आप देख सकते हैं। इंडिया फ्रांस ties geared for next 25 years says मोदी जी। इंडिया फ्रांस के जो रिश्ते हैं आने वाले 25 सालों के लिए अब एक मोमेंटम पे जाने वाले हैं। इन एन इंटरव्यू गिव टू दी लेस एकॉज बिफोर कमेंसिंग द जर्नी, अपनी जर्नी की शुरुआत करने से पहले मोदी जी बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पिच है और भारत और फ्रांस आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर को सेट करने वाला है। फ्रांस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रांस के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सिग्निफिकेंस मैंने कल ही के पेपर में आपको डिस्कस करी है। अब आज हम एरियाज ऑफ कॉपरेशन और कुछ इश्यूज को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इंडो फ्रांस की कॉपरेशन। इंडिया फ्रांस कहां कहां पर एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहा है। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस दोनों एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। कल भी हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स कौन होते हैं। वो पार्टनर्स जो दूसरे की कुछ भी, मान लीजिए भारत को कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिवाइस करनी है या कोई भी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, तो दूसरे का पर्सपेक्टिव सोच करके भारत बनाएगा। कौन से पर्सपेक्टिव सोच करके बनाएगा? अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स का पर्सपेक्टिव सोच करके बनाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप रखता है हमारे साथ, यूएसए के साथ हमारी ये पार्टनरशिप है, अफगानिस्तान के साथ हम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। कुछ पार्टनर्स का आप हमेशा सोच करके, विचार कर करके अपनी पॉलिसी को डिवाइस करते हैं। इंडिया और फ्रांस दोनों ने एक दूसरे को ये स्टेटस दे रखा है एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो भारत कहता है कि कोई भी डिसीजन लेगा भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में, तो फ्रांस के इनिशिएटिव्स, फ्रांस के हित को सोच करके ही लेगा। और ऐसे ही फ्रांस ने भी ये बात बोली है कि भारत के हितों के खिलाफ कभी भी उसकी फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी। इस बात का प्रमाण है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखिए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड साइबर डायलॉग भी एक दूसरे के साथ एस्टैब्लिश करा हुआ है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप का मतलब क्या है? दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा हुआ है जिसमें काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते हैं उसमें डिस्कस होते हैं, एंड साइबर सिक्योरिटी के रिलेशंस में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस वर्किंग ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सचेंज एंड रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसा हम करेंगे सिमिलरली वैसा ही वो भी करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखेंगे। किस प्रकार का? क्लासिफाइड और प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, उसको बचा करके रखेंगे। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा क्लासिफाइड है या ऐसी इंफॉर्मेशन जो भारत के हित के लिए बहुत जरूरी है,
फ्रांस हमें शेयर करेगा, एंड सिमिलरली इंडिया विल ऑल्सो शेयर दोज इंपॉर्टेंट क्लासिफाइड एंड प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। अभी दोस्तों रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या है, जल्दी से इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप सभी जानते होंगे इंडिया और ये रहा आपका चाइना। तो चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए हम लोगों को एक तो इंडियन ओशियन में से घेर रहा है, अलग अलग तरीके से घेर रहा है। क्यों अलग अलग तरीके से घेर रहा है? क्योंकि देखो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, भारत अगर चाइना से सिर्फ इस फ्रंट पर लड़ेगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि चाइना जीत नहीं पाएगा। तो चाइना चाहता है जितने फ्रंट पर लड़ाई होगी उतने ही फ्रंट से जीतने की उम्मीदें बनती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका दुश्मन है और आपको पता है कि एक ही एंट्री पॉइंट है, गेट है, यहीं से वो अटैक कर सकता है, तो आप अपनी सारी फोर्सेस को यहां लगा करके रखेंगे और हम हमेशा चौकन्ना रहेंगे। बट व्हाट इफ वो यहां से भी आ सके, यहां से भी आ सके, यहां से भी आ सके? अगर मल्टी डायमेंशनल अटैक कर देगा तो भारत का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसी के लिए आप देखेंगे इंडियन ओशियन के अंदर वो अलग अलग पैमानों पर काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर वो पोर्ट्स देख रहा है, भूटान के अंदर पोर्ट्स देख रहा है, भूटान के अंदर लैंड देख रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि बांग्लादेश के अंदर पोर्ट्स देख रहा है। आप जानते ही होंगे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट उसने पहले ही ले रखा है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट उसका है। तो अगर मैं उन सबको कनेक्ट कर दूं, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब हम लोगों को एक नेकलेस की तरह, एक पर्ल्स की तरह पूरा का पूरा जोड़ करके हम लोगों के खिलाफ काम करना चाह रहा है। ऊपर से भी काम कर रहा है, लैंड की बाउंड्रीज से भी काम कर रहा है, अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेवलप कर रहा है, और सिमिलरली हमें इंडियन ओशियन में भी टारगेट करने का कोशिश कर रहा है पानी के अंदर। अब हम चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इसको काउंटर कर सकें। दोस्तों काउंटर करने के लिए भारत को मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, नेवी बेसिस कहीं और पर लेने पड़ेंगे। बट आप क्या जानते हैं कि क्या हम इन बेसिस को नहीं ले सकते? देखिए हम लोग कभी भी मिलिट्री बेसिस को एक्वायर नहीं करते। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल एनी एयर बेस जो हमारा है, या फिर अजम्पशन आइलैंड के अंदर जो बात करी जा रही थी कि हम लोग बेस ले सकते हैं, ऑब्वियसली इंडिया को उतनी आराम से एक्वायर नहीं हो पा रहा है वो बेस जो कि चाइना अपनी डेट एंड ट्रैप पॉलिसी से फंसा लेता है। जैसे श्रीलंका को फंसा लिया, इतना उधार दे दिया, जब श्रीलंका उधार वापस नहीं कर पाया तो उसने अपने लाइंस ऑफ क्रेडिट के एग्रीमेंट में क्या साइन करवा रखा था कि आप मुझे 99 ईयर्स के लिए लैंड दे दीजिए, तो हम्बनटोटा पोर्ट छीन के ले गया। पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं एडॉप्टेड चाइल्ड है चाइना का, तो वो मान ही गया ग्वादर पोर्ट। और अफ्रीका के अंदर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो कवर अप कर लेता है पैसा दे करके। इंडिया को नहीं मिल पा रहा है। इंडिया ने एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी अपनाई। इंडिया ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मिलिट्री बेसिस से तो चाहिए, मेरे को एयर बेसिस से तो चाहिए, मुझे क्या नेवी बेसिस से तो चाहिए। एक शानदार स्ट्रैटेजी बोलूंगा मैं इसको। क्यों शानदार स्ट्रैटेजी है दोस्तों? देखो विश्व में कुछ ऐसी कंट्रीज रही हैं जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस या फिर जो आर्म्ड बेसिस हैं वो यहां पर नहीं है, सिर्फ ऑल ओवर दी वर्ल्ड है, कई जगहों पर उसके मिलिट्री बेसिस हैं। तो हम लोगों ने यूएसए से बोला, या ऐसी कंट्रीज जैसे कि यूएसए हैं, फॉर एग्जांपल जापान है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रांस है, रशिया है, ऐसी कंट्रीज से हमने बोला कि जिनके पास काफी सारे अपने बेसिस हैं, उनके साथ एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर लिया। अभी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने का फायदा क्या है? इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग उनसे ये बोलते हैं कि आप चाहे तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इन द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, कैलामिटीज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर, किसी भी पर्पस के लिए आप हमारे जो मिलिट्री के बेसिस हैं या हमारी जो जगह है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हमने कहा यूएसए से कि भाई देखो, अगर कल को तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपको फ्यूल की जरूरत है तो आप हमारे यहां से भरवा लो ना, कोई इशू नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको खाना पीना चाहिए, आपके मिलिट्री को रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कुछ भी चाहिए, असिस्टेंस हम देते हैं ना आपको, हम यहां से अपना प्रोवाइड कर देंगे। बट म्यूचुअल है, वो रेसिप्रोकल है। म्यूचुअल रेसिप्रोकल मतलब हम भी आपके मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम वॉर की कंडीशन में आएंगे या हमें कभी डिजास्टर लाइक कोई प्रॉब्लम होगी या कभी भी कोई इशू होगा, तो हम भी आपके इन बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिफ्यूलिंग के लिए, हम अपने मेडिसिन के लिए, खाने के लिए। तो उन्होंने साइन भी कर लिया। कितनी शानदार जीत है। अब देखो हम लोगों ने
चाइना की तरह अलग अलग मिलिट्री बेसिस नहीं लिए, बट हम लोगों ने क्या किया, इनके साथ एग्रीमेंट साइन करके उनके सारे बेसिस, हमारे ही तो सारे बेसिस बन गए ऑटोमेटिकली, कि वॉर लाइक कंडीशंस में हम लोग भी तो यूज कर सकते हैं। जैसे जिबूती में चाइना का एक बेस है तो रशिया का भी है, आप देखेंगे यूएसए का भी है, फ्रांस का भी है, यूके का भी है, तो हम भी तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसी तरीके के एग्रीमेंट को हम लोग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट कहते हैं दोस्तों। और ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किया है किसके साथ, फ्रांस के साथ। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर कभी कोई इवेंट आया तो रशिया, चाइना, और सॉरी चाइना कह रहा हूं, फ्रांस या फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऐसी कंट्रीज के जब भी बेसिस होंगे हम चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और फ्रांस के साथ ये डील साइन करने की बहुत अच्छी भूमिका निभाई हम लोगों ने, क्योंकि फ्रांस के भी कई सारे ओवरसीज टेरिटरीज हैं, उन टेरिटरीज में जो बेसिस हैं हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या कॉपरेशन का पॉइंट्स हैं। आप जानते हैं कि हमारे बीच में, हमारे और फ्रांस के बीच में बाइलेटरल एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। आर्म्ड फोर्सेस के एक्सरसाइज का नाम है शक्ति, आप देखेंगे वरुण नेवी एक्सरसाइज है, गरुण एयर की एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हम लोग करते रहते हैं। इसका फायदा क्या होता है, हमारी और उनकी मिलिट्री के बीच में एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है। कभी एट टाइम्स वॉर या कभी डिजास्टर में हमें लड़ना भी पड़ा तो हम दोनों को एक दूसरे की टेक्निक्स पता होंगी, उन दोनों की कोडिंग्स पता होंगी, एक हार्मनी रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगा, दोनों आपस में मिल करके एक साथ काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजिकली या फिर इंफॉर्मेशंस को भी शेयर कर सकते हैं और उनके कुछ तरीकों को भी अपना सकते हैं जैसे हम लोग करते भी हैं। तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भारत अपने आप अडॉप्ट कर लेता है, इनका बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट डिफेंस कॉपरेशन, आप जानते ही हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस का जो हमारा एक्सपोर्टर है वो फ्रांस है। रशिया के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो वो हमारा फ्रांस नेशन आता है। तो फ्रांस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। अब इंडिया को डिफेंस पे चाहिए चीजें, अभी तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहे हैं, जो कि उस आर्टिकल के अंदर भी मौजूद है कि हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव्स को लगा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आज जब तक हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, आज हमें जो रिक्वायरमेंट है, जैसे राफेल की रिक्वायरमेंट है या सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरा करेगा, फ्रांस पूरा करेगा। नेक्स्ट देखिए इसरो एंड CNES, मींस इसरो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी और CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी मिल करके किस पे फोकस कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं और इसका नाम है जॉइंट विजन फॉर स्पेस कॉपरेशन। आप देखिए सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, अभी सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हम दोनों के बीच में साइन हो चुका है। अभी ये कब साइन हो चुका है, 2008 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में भारत और फ्रांस के बीच में साइन हो चुका है, जिसके तहत वो हम लोगों को सिविल पर्पस के लिए यानी बिजली बनाने के पर्पस के लिए न्यूक्लियर सप्लाई करता रहता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी हमारी काफी ज्यादा मदद कर रहा है, जैसे जैतापुर प्रोजेक्ट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए भी हमारी मदद कर रहा है। तो एरियाज ऑफ कॉपरेशन काफी सारे हैं, किसके साथ, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है पूरे की पूरी G20 की कंट्रीज में। आज हम लोग G20 को भी डिस्कस करेंगे, बट G20 की पूरी कंट्रीज में छठे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लेवल पे फ्रांस आता है। हमारी स्मार्ट सिटीज यानी ऐसी सिटीज जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग बेटर सीवेज सिस्टम पे फोकस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर सोलर या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आए, हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो लाइटनिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो, जो ब्लॉक्स कटें प्रॉपर तरीके से कटें, एक सिटी इस तरीके से हो जहाँ पे, जैसे आज दिल्ली में आप देखिए पानी भर गया इतना ज़्यादा, बाढ़ आई तो पानी ही नहीं निकल पा रहा है, तो प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो, ड्रेनेज पैटर्न्स हो, इस तरीके की स्मार्ट सिटीज़ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वही स्मार्ट सिटीज़ में हमारी मदद कर रहा है कौन, फ्रांस। आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में COP21 के साइडलाइंस पे उसने हमारे साथ मिलकर के बनाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो एक ग्रुप है जो कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जहां पर रेखा के बीच में आती हैं, तो देखिए इक्वेटर आपका, और इस बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं वो ISA का मेंबर बनने के लिए अलाउड होती हैं। क्या इसके अलावा भी कोई मेंबर बन सकता है? जी हाँ, कोई भी मेंबर बन सकता है, बट उसको वोटिंग पावर नहीं मिलती अनटिल एंड अनलेस वो इस रेखा के बीच में नहीं आते। सब ट्रॉपिकल रीजन में अगर है ISA में तो वो मेंबर बन सकता है। उसका फायदा क्या है, बिकॉज यहाँ पर रेखा जो सन की लाइटनिंग है सबसे ज्यादा पड़ती है, तो बोला गया है कि सन एक फ्री रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल कर सकता है भारत और
फ्रांस, जैसे कि मैक्रोन जी और हमारे मोदी जी दोनों ने मिलकर के इस इनिशिएटिव का उद्घाटन किया, जिसमें बोला कि सभी कंट्रीज आए इस इनिशिएटिव का पार्ट बने, जिसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप लोग सोलर अलायंस बनाएं, सोलर से रिलेटेड काम करें, सोलर से रिलेटेड फंडिंग करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इस ग्रुप का भी इनिशिएटिव फ्रांस और भारत ने ही किया। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी हम लोगों का रिलेशनशिप मेंटेन्ड है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा एरियाज ऑफ कॉपरेशन काफी ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ऑकस डील। अभी मैं आपसे बोलता हूं ऑकस डील क्या है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान के चलिए, यह है भारत, मान लीजिए यह है जापान, यह है ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा आपका चाइना। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऑस्ट्रेलिया का 90% का जो भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है वो मेजरली चाइना के थ्रू होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि वो चाइना को काउंटर भी करे। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में कर सकता है, या फिर आप बोले पैसिफिक और इंडियन ओशियन में वो चाहता है। तो फ्री एंड इंडो पैसिफिक के लिए तो ऑस्ट्रेलिया भी बात करता है। प्लस आप देखेंगे क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप मान वो ग्रुप जहाँ पे 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन है आप जानते हैं? यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो हम लोग जो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं या क्वाड ग्रुप की जो मीटिंग होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया हर बार बोलता है कि मुझे डिपेंडेंसी हटाओ, क्योंकि जब तक नेशन किसी दूसरे नेशन पे डिपेंडेंट रहेगा और वो नेशन जो आपका दुश्मन है, तो आप कैसे कवर अप कर पाएंगे, आप कैसे उससे लड़ पाएंगे। आपका ट्रेड रोक देता है। जैसे ही आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मिलकर के चाइना के खिलाफ कुछ भी बात करता है, चाइना उसका ट्रेड रोक देता है और ऑस्ट्रेलिया के घर में दिक्कत आ जाती है। उसको कवर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने आप की डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंट होना चाहता है, वो डिपेंडेंसी से अलग निकलना चाहता है। उसी के लिए उसको कई सारे इनिशिएटिव्स लाने पड़ रहे हैं। अब उसमें सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव वो क्या लाया, उसने बोला कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे आप एक सबमरीन दो। सबसे पहले तो अगर मेरे को एक सबमरीन मिलेगी तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं, चाइना के जो इनिशिएटिव्स हैं इंडो पैसिफिक में उसको बता सकता हूं। अब उसके लिए वो सबसे पहले किसके पास गया था? फ्रांस के पास गया दोस्तों। अब वो फ्रांस के पास गया क्योंकि फ्रांस नेवल पावर हमेशा से रहा है। बट आप जानते होंगे कार्नेटिक वॉर्स, या आपने पढ़े होंगे या हिस्ट्री में आप जानते होंगे कि फ्रांस 1774 में भारत आया था। बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, नेवल पावर अच्छी है, बट उसी के साथ साथ यूके भी तो एक नेवल पावर है दोस्तों। अब फ्रांस ने मान लीजिए एक्स अमाउंट में सबमरीन देने का वादा किया, किसको? ऑस्ट्रेलिया को। बट उसी समय यूएसए और यूके ने एक और वादा कर दिया। यूएसए यूके ने क्या बोला, सुन भाई तू बेकार उधर जा रहा है, हमारे पास आ जा, हम तेरे को सबमरीन देंगे, सेम पैसे में दे देंगे, और क्या दे देंगे? न्यूक्लियर सबमरीन दे देंगे। अब देखो सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है दोस्तों, सबमरीन जितने समय पानी के अंदर रह सके विदाउट एनी मूवमेंट, उतना ही तो बेटर तरीका होगा, उतना ही तो सबमरीन दूसरे लोगों को या दूसरी कंट्रीज को ट्रैक कर पाएगी। मान लीजिए पानी के अंदर सबमरीन तो है, बट उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अभी ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि फ्यूल को जलाना होता है, और इस ऑक्सीजन की नीड के लिए उसको पानी के ऊपर आना पड़ता है समय समय पर, और ऑक्सीजन लेकर के फिर वापस आना पड़ता है। बट इस पूरे प्रोसीजर में मूवमेंट के दौरान होता क्या है दोस्तों, वेव्स जनरेट होती हैं, और इस वेव्स के तरीके से आप जानते होंगे सोनार टेक्नोलॉजी से जो दूसरा आपका एनिमी होता है वो आपको पकड़ लेता है या लोकेट कर लेता है। और आपकी लोकेशन अगर पता चल गई तो सबमरीन का सबसे बेटर बेनिफिट क्या होता है, छुप करके आप पढ़ते रहो, आप ट्रैक करते रहो, बट आपकी लोकेशन पता चल गई तो आपके दुश्मन को आपकी बात पता चल गई, आप उस पर काम ही नहीं कर पाओगे। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसी तरीके से पानी के अंदर ही रहें ज्यादा समय तक। अच्छा, जो फ्रांस सबमरीन देता है ना दोस्तों, फ्रांस सबमरीन ऐसी देता है जिसके अंदर आपको ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर तो है नहीं। न्यूक्लियर पावर क्या होती है कि एक बार आपने सबमरीन ली और सालों साल आप नीचे रह सकते हैं पानी के नीचे, आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऊपर तभी आना पड़ेगा जब आपको सप्लाई चाहिए होगी खाने पीने की या फिर वेपन्स की, नहीं तो आप नीचे रह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर आप जानते हैं एनर्जी कितनी अपने आप में सस्टेनेबल एनर्जी है। इसी चीज को दूर करने के लिए यूएसए और यूके ने क्या बोला कि सुनो ऐसा है, आप हमारे पास आ जाओ, फ्रांस जो सबमरीन दे रहा है उसमें आपकी मूवमेंट को ट्रैक कर लिया जाएगा, और चाइना जैसी एडवांस कंट्री से लड़ने के लिए आपको लेटेस्ट और सबसे एडवांस सबमरीन होनी चाहिए आपके पास।
तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा भाई ठीक है, हमें क्या करना है, आप अगर ऐसा बोलते हैं तो मैं उधर चले जाता हूं। तो इसको बोला ऑकस। ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया, बोला कि भाई तेरे को हम क्या दे देंगे, डील साइन कर दी। इस बात पर फ्रांस चिढ़ गया। फ्रांस ने कहा यार ये तो धोखेबाजी हो गई, आपने पहले मुझे बोला, फिर आपने उनको बोला, अब आप विश्वास नहीं करेंगे, इसमें भारत तो कहीं पे है ही नहीं, तो फिर ये इशू का विवाद क्यों है? इशू का विवाद दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि जैसे ही ऑकस डील हुई, फ्रांस ने मोदी जी को कॉल करा, बोला कि यार आपके दोनों दोस्त हैं, आप उनसे बात करो, यूके को बोलो कि मेरे पास आए। तो आप समझ पा रहे हैं कि भारत का दबदबा बढ़ चुका है आज की डेट में। बट खैर, तो ये इशू का मुद्दा क्यों है? इशू का मुद्दा इसलिए है क्योंकि हाल ही में आप देखेंगे ऑकस के अंदर एंट्री की बात करी गई, किसके द्वारा? यूएसए और यूके के। यूएसए यूके ने बोला कि भारत को ऑकस का मेंबर बन जाना चाहिए क्योंकि उससे आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स मिल सकती हैं जो भारत के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। बट जिस दिन भारत वहां घुसा उस दिन फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो ये एक इशू का विवाद है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसको किस तरीके से टैकल करा जाएगा, ये ही वे फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप जानते हैं राफेल डील, और इस राफेल डील के अंदर करप्शन का इशू बताया गया था लास्ट टाइम, ये दोबारा से भी उठ के आ सकता है, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ सकते हैं आपके पास। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड द करप्शन इश्यूज दैट स्टार्टेड इन द प्रीवियस राफेल परचेजिंग, उसके ऊपर थोड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, बैलेंसिंग टाइज विद यूके। देखिए हम जब यूके के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव करेंगे या ज्यादा अच्छा इंक्लाइन होंगे, वहां पे फ्रांस को इशू होगा। अब फ्रांस को इशू क्यों होगा? क्योंकि पहले तो ब्रिटेन किसका मेंबर था, यूके किसका मेंबर था, यूरोपियन यूनियन का। अब वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले चुका है, मान ली कि ब्रेक्सिट हो चुका है, अब वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। फ्रांस आज भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो हम यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ेंगे या फिर यूके के साथ जुड़ेंगे? क्योंकि यूके के साथ जब हम अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहेंगे, फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत की तरफ से एक इशू है क्योंकि चाइना के मुद्दे पर आप देखेंगे, पाकिस्तान के मुद्दे पर फ्रांस हमारा सपोर्ट कर देता है एकदम खुलेआम। उरी स्ट्राइक हुआ, एकदम बोल दिया फ्रांस ने कि भाई अपन एकदम मोदी जी के साथ है। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, एकदम फ्रांस ने बोल दिया कि अपन मोदी जी के साथ है, कोई इशू नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बट चाइना के केस में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ इंक्लिनेशन देखने को मिलता है आपको, किसका? फ्रांस का। ये भी एक समस्या का मुद्दा है कि चाइना हमारा दुश्मन है और आप चाइना के साथ बैठ करके या चाइना के साथ आप आगे अपने ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। फिर रेड टेपिज्म यानी कि डिलेमेंट इन दी जैतापुर प्रोजेक्ट, ये भी एक थोड़ा सा विवाद का विषय बन जाता है क्योंकि जैतापुर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी भी तो बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, न्यूक्लियर होने के बावजूद भी सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। तो अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि जैतापुर बनाया ही क्यों जा रहा है, और फ्रांस इसमें काम कर रहा है, बहुत डिले हो रहा है। बनना चाहिए था आज से 3 साल पहले, अभी तक बन के तैयार भी नहीं हुआ है। और फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं P75I प्रोजेक्ट। अभी P75I प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? देखो P75 प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, कालावरी, खंडेरी, करांच, वेला, वजीर और वगशीर, ये 6 सबमरीन्स हम लोगों ने किससे ली थी? फ्रांस से ली थी, क्योंकि हमें नीड थी सबमरीन्स की। अब हम चाहते हैं कि इन्हीं सबमरीन्स में हम लोग क्या लगवा दें? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, AIP। AIP टेक्नोलॉजी क्या करेगा? जहां आज हमारी सबमरीन को हर 15 से 20 दिन में ऊपर आना पड़ता है पानी के, ताकि ऑक्सीजन को ले सके और अपने फ्यूल को जला सके पानी के अंदर, जिसकी वजह से चाइना हमारी लोकेशंस को ट्रैक कर सकता है या एनिमी पकड़ सकता है सोनार के थ्रू। आज हम क्या कह रहे हैं कि फ्रांस आप हमें क्या करो, इन्हीं सबमरीन्स में या फिर दूसरी सबमरीन्स में AIP टेक्नोलॉजी लगा के दे दो। अभी AIP टेक्नोलॉजी लगाने का फायदा क्या होगा दोस्तों? एयर इंडिपेंडेंट, आप नाम से समझ सकते हो। अब इसमें हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इट इज लाइक न्यूक्लियर, बट कहीं ना कहीं AIP टेक्नोलॉजी मतलब आप क्या करो, पुरानी सबमरीन लो, नया मटेरियल फिक्स करो, एक जुगाड़ लगा दो, और जुगाड़ लगाने से क्या होगा, सबमरीन 3 महीने तक पानी में रह सकती है, तो मतलब उसका टाइम लिमिट बढ़ जाएगा। AIP टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ रही है क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें नहीं मिलती। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम NSG के मेंबर नहीं है, जो 1975 में ग्रुप बना था। NSG में मेंबर बनने का सबसे बड़ा फायदा यही है, बट हमें उसके लिए NPT साइन करना पड़ेगा। NPT हम लोगों ने साइन नहीं किया है, तो दूसरी हमारे पास एकमात्र जो चीज बचती है वो है AIP। अब AIP टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो हम लोगों ने P75I मतलब प्रोजेक्ट 75 इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी ना फ्रांस के सामने, फ्रांस ने कहा भाई साहब ऐसा है, आप हाथ जुड़वा लीजिए, हम नहीं बना सकते इतने पैसे में, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतने कम समय में, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है, वी कैन नॉट हैंडल इट। अब हम लोग उसको लेकर के रशिया के पास गए, रशिया ने
भी मना कर दिया, यूके के पास गए, यूके ने भी मना कर दिया, जापान से पूछा, जापान का भी नहीं पता, आप साउथ कोरिया के पीछे पड़े हैं कि भाई तुम बना दो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रांस एक रिलायबल पार्टनर है, बट P75I प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। आई होप इट इज क्लियर टू यू कैसे भारत और फ्रांस के रिश्ते आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पिछले 10 से 15 सालों में भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत उभर के आए हैं। आने वाले समय में और आर्टिकल्स आएंगे, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए। नेक्स्ट स्कीम जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो ये है, GS3 इकोनॉमी से इसको रिलेट करेंगे आप दोस्तों। डिनाइल ऑफ राइस टू कर्नाटका बाय सेंटर विल बी अ पोल इशू सेज कांग्रेस। अभी क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के एक मेंबर हैं KM शिवलंगे गौड़ा ऑन थर्सडे सेड कि पार्टी वुड मेक द सेंटर डिनाइंग राइस टू कर्नाटका फॉर अन्य भाग्य स्कीम। अभी अन्य भाग्य स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। अभी क्या बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने, सेंटर ने मना कर दिया है कर्नाटका को एक्सेस राइस परचेज करने से, जो राइस वो अपनी अन्य भाग्य योजना में लोगों को दे रहा था। द सेंटर शुड हैव अलाउड स्टेट to purchase rice so that the government could have provided 10 kg of rice to each member of the BPL and Antyodaya card holder. राइस क्वांटिटी रिड्यूस्ड यहां पे बोला जा रहा है। तो अभी पूरा का पूरा विवाद क्या है, एक बार मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाता हूं। ये बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, कई दिनों से न्यूज में चल रहा है दोस्तों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा एक बार डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में भी देख लीजिएगा। डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके चेयरपर्सन होते हैं। और कब बना था, 2001 में, पोस्ट कारगिल वॉर के बाद जब रिकमेंडेशंस दी गई थी। चलिए आते हैं ओपन स्केल स्कीम। देखिए वापिस से कर्नाटका वाले अन्य भाग्य योजना पे हम आते हैं और ओपन सेल स्कीम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आप ऐसा समझिए, आप सभी जानते होंगे MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, यानी कि ऐसे न्यूनतम दामों पर जो सोइंग सीजन से पहले भारत सरकार लॉन्च कर देता है या फिर भारत सरकार रिलीज कर देता है 23 क्रॉप्स के ऊपर, यानी कि 22 क्रॉप्स और एक शुगर केन पे हम लोग FRP बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। अब MSP पर सरकार काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट लेता है। जब वो काफी ज्यादा प्रोक्योरमेंट लेता है तो दोस्तों एक बात समझिएगा, उस टोटल प्रोक्योरमेंट में से कुछ हिस्सा जो है वो किसके लिए उसको रखना पड़ता है, NFSA। अभी NFSA क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि भैया देखिए, प्रायोरिटी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना वाली 2 पब्लिक हैं। प्रायोरिटी हाउस होल्ड को कितना दिया जाएगा, 5 kg पर पर्सन पर मंथ, और अंत्योदय अन्न योजना को 35 kg पर पर्सन पर फैमिली पर मंथ ये दिया जाएगा। तो आप पढ़ेंगे जब भारत के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत होती है 1960 से, फिर आता है आपका रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर प्रधानमंत्री जो 2000 में एक रिपोर्ट आती है और उसके तहत फिर स्टार्ट होता है अंत्योदय अन्न योजना। अब देखिए यहां पर जो पर्टिकुलरली ये पूरी की पूरी स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत, इसको क्या बना दिया गया, इसको एक लीगल अधिकार बना दिया गया। अब NFSA में 5 किलो पर पर्सन पर मंथ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को मिलता है और अंत्योदय अन्न योजना वालों को 35 किलो पर फैमिली पर मंथ पे मिलता है। इसका मतलब सरकार बाध्य है राशन शॉप्स के थ्रू इस स्कीम को लागू करने के लिए। तो बहुत सारा ग्रेन्स या बहुत सारे क्रॉप्स उसको इसी काम के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट उसको उसमें से कुछ बफर मेंटेन करके रखना पड़ता है। बफर किसके लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है, एट टाइम्स ऑफ कैलामिटीज, एट टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एट टाइम्स ऑफ कभी शॉर्टेज हो जाए गुड्स की, मॉनसून अच्छा ना रहे, तो इतने गुड्स को इस्तेमाल करके सप्लाई बढ़ा के प्राइस को कम किया जा सकता है। एंड लास्ट इज योर OMSS। देखो ये है टोटल ग्रेन्स जो MSP पे लिए गए, उसमें से कुछ NFSA में आ गए, कुछ बफर के लिए रख लिए, बचा जो उसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस। जो बचा है सरप्लस को ओपन मार्केट में भारत सरकार बेच देती थी। बेचने के बाद कैसे बेचती थी, ई ऑक्शन के थ्रू बेचती थी।
बेचने का पर्पस क्या है उसका कि भाई एक्सेस है, मार्केट के अंदर जाएगा तो क्या रहेगा, फूड की जो शॉर्टेज है वो दूर हो जाएगी। तो कभी कभार जो फूड की शॉर्टेज होती थी लीनिंग सीजन में या ऐसा पीरियड जहां पे मॉनसून अच्छा नहीं है, तो भारत सरकार अपना ये वाला एक्सेस अलाउ कर देता था ई ऑक्शन के लिए, और यहाँ पे लोग बिडिंग करते थे और जो ज्यादा बिड करता था उसको मिल जाता था आराम से। अच्छा, इसी बिडिंग के प्रोसीजर में आप देखेंगे स्टेट्स को भी अलाउ करा गया था कि आप भी ले सकते हैं। स्टेट्स क्या करते थे, जो एमएसपी पर सरकार के पास एक्सेस ग्रेन्स बचा है उसमें से कुछ पोर्शन जो वो मार्केट सरप्लस में निकाल सकता है, ओएमएसएस स्कीम के तहत एक्वायर कर लेते थे। वो एक्वायर क्यों करते थे, क्योंकि अपने अपनी स्टेट्स में भी वो ज्यादा राशन देने की स्कीम्स लेके आए हैं, जैसे अन्न भाग्य योजना। अन्न भाग्य योजना क्या बोलता है, देखिए 30 किलो राइस देंगे 1 रुपए पर केजी पे। मतलब आप समझ पा रहे हैं, कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, ये अपनी भी स्कीम्स लाई हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अलग। तो एक्सेस में ग्रेन्स प्रोवाइड करना है, एक्सेस के लिए अब इनके पास तो ग्रेन्स ही नहीं है, नीचे उगता ही नहीं है राइस, तो उसके लिए उनको नॉर्थ पे डिपेंड रहना पड़ता है, मतलब सेंटर के उस मार्केटेबल सरप्लस पे डिपेंड रहना पड़ता था। पहले वो एक्वायर कर लेती थी, एक्वायर करने के बाद वो क्या करती थी, अपनी इन स्कीम्स में दे देती थी। अब क्या हुआ है, पहले सिंगल बिडर एक सिंगल बिड के अंदर अंदर 3000 मेट्रिक टन तक क्या ले सकता था, ग्रेन्स ले सकता था इस ओएमएसएस स्कीम के तहत। अब सरकार ने इसको चेंज कर दिया है, 10 से 100 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं ले सकता कोई भी सेलर। तो कोई भी व्यक्ति जो परचेस कर रहा है वो 10 और 100 मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं ले सकता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टेट्स को डिसअलाउ कर दिया है कि आप तो ले ही नहीं सकते अब। तो देखो जून 23 से डिसअलाउड फॉर द स्टेट्स, स्टेट्स कैन नॉट टेक और कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी ओएमएसएस स्कीम। इसमें मतलब अब स्टेट्स की जो अपने घरों की या अपनी स्टेट स्पेसिफिक राशन स्कीम्स चल रही थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स चल रही थी, वो फेल होने वाली हैं। उसी के ऊपर कर्नाटका का ये आर्टिकल भी आया है। अब ऐसा क्यों करा है सरकार ने, सरकार ने बोला कि देखो ऐसा है, जब मैं 3000 मेट्रिक टन डालता हूं तो बहुत सारे छोटे जो लोग होते हैं या छोटे जो बायर्स होते हैं वो खरीद ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बिड ही नहीं कर पाते थे इतनी बड़ी 3000 मेट्रिक टन्स के बराबर की। तो उन्होंने बोला कि छोटे एमएसएमई या फिर जो छोटे बायर्स हैं यार, बहुत छोटे छोटे बायर्स हैं, लघु वाले बायर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, ताकि 10 और 100 मेट्रिक टन से ज्यादा कोई ले ही ना पाए। तो वो चाहते हैं कि जो बड़े बल्क बायर्स हैं उनकी मोनोपोली टूट जाए, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या बोला गया है कि उन्होंने कहा यार हम लोगों की वैसे भी बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, जैसे एनएफएसए में हमें देना है। कई बार क्या होता है, मॉनसून खराब हो जाता है, जैसे इस बार मॉनसून खराब हुआ है या पिछले साल मॉनसून खराब हो जाए, एल नीनो इंपैक्ट पड़ जाए जिस वजह से बारिश कम हो, या फिर किसी भी वजह से फ्लड्स आ जाए, साइक्लोन्स आ जाए, देश के अंदर राशन ढंग का ना उग पाए, तो उस केस में हम अगर अपना मार्केटेबल सरप्लस सारा निकाल देंगे तो हम लोग अपनी कमिटमेंट्स कैसी पूरी करेंगे जो एनएफएसए में हमने 2013 में बोली है लीगल राइट के लिए। इसी के लिए सरकार ने बोला कि आज के बाद स्टेट्स नहीं ले सकती, इवन प्राइवेट बायर्स ले सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, बट स्टेट्स को नहीं बेच सकते। इसी वजह से तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल मौजूद है कि डिनायल ऑफ राइस टू कर्नाटका बाय सेंटर विल बी अ पोल इशू। कांग्रेस कह रहा है कि इसको अब हम पोल इशू बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेकार बात करी गई है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सरकार इस तरीके से जो काम कर रही है उससे स्टेट्स के अंदर जो लोग लाभार्थी पहले राशन ले पाते थे सस्ते रेट्स पर, अब नहीं ले पाएंगे। तो स्टेट्स गवर्नमेंट अब ज्यादा नहीं दे पा रही है, और यही पॉइंट यहां पर मौजूद है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। GS3 इकोनॉमी वर्क इन प्रोग्रेस, द 50th GST काउंसिल मीट्स, लिफ्ट्स द फॉग ऑन मेनी एरियाज, एग्जीक्यूशन होल्ड्स द की। कल ही हम लोगों ने, कल के ही आर्टिकल में मैंने आपको पूरा का पूरा GST पढ़ाया है, तो कल आप जाइए कल के आर्टिकल को देखिए, कल की वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा GST एक्सप्लेन्ड है और उसी GST के ऊपर ये आर्टिकल है। इट्स इज वेरी इजी आर्टिकल। कल जो हम लोगों ने बात करी बस उसी के ऊपर ऑथर ने अपना व्यू रखा है और बोला है कि हाँ जी, ये GST काउंसिल की जो 50th मीट हुई है इसके अंदर कई सारे हिडन एरियाज थे जो पहले अनक्लियर थे, जो उस पर धुंध लगी हुई थी, वो सरकार ने हटा दी है और क्लैरिटी आ चुकी है। बस अब इसको इंप्लीमेंट करने की देरी है, जल्द से जल्द सरकार इंप्लीमेंट करे और ये जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उसको लाया जाए।
तो कल आप वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप जीएस टू इंडियन पॉलिटी से लिंक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बोला है एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। क्या बोला गया है, एक कपल किराए के घर पे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आप जानते होंगे लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी कॉमन नाउ डेज। कहने का मतलब विदाउट मैरिज अपने घर से अलग एक लिव इन रिलेशनशिप एज अ पार्टनर रह रहे थे। अब उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करी और जिसके तहत उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट हम लोगों को बचाए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कपल्स हैं वो हिंदू मुस्लिम हैं, तो दो कपल्स हिंदू मुस्लिम हैं और उन्होंने बोला है कि भाई हम लोगों को प्रताड़ित करा जाता है, परेशान करा जाता है, समय समय पर हमारे घर में पुलिस का आना जाना रहता है, वहाँ की सोसाइटी हमें परेशान करती है, हमें जीने नहीं देती है। क्या हमारे अधिकार नहीं है? क्या आर्टिकल 21 यहाँ पे फेल हो जाता है? वो बोलते हैं कि हम लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से क्यों रोका जा रहा है? हम तो बालिग भी हैं, अपनी कंसेंचुअल से रह रहे हैं। तो सरकार को इस बात को बोलना चाहिए और ये बात सरकार जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है कि पुलिस आके हमें धमकाती है, परेशान करती है समय समय पर, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये गए, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो अपने आप में एक सेंसेशन बन गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात पे बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप एक सोशल प्रॉब्लम है। यहां पर देखिए, यहां पे यही बात बोली गई है, जजमेंट में हाई कोर्ट ने बोला है कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है। अब बात यहां पे ये हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आ गई है। अब सवाल इस बात पर उठ गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट में क्या बोला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला, पहली चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम दिए थे उसमें ऐसा नहीं बोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने समय समय पर नियम दिए गए हैं, यही बात यहां पर बताई गई है। जैसे आप इस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे तो ऑथर कहते हैं, देखो लता सिंह 2006 या फिर खुशबू 2010 केस, इसमें एक चीज बोली गई है, क्या? adult undergoing intercaste और inter religious marriage is not harassed by anyone, उसको कोई हैरेस ना करे। किसको डायरेक्शन दी गई थी? पुलिस अथॉरिटी को। प्लस यहां पे ये भी बोला गया है, मेन स्ट्रीम व्यू इन आवर सोसाइटी इज दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड टेक प्लेस ओनली बिटवीन मैरिटल पार्टनर्स, मतलब जो सेक्स हो या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड लोगों में हो, अनमैरिड लोगों में ना हो। देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑफेंस ऑफ दैट टेक प्लेस व्हेन अडल्ट्स विलिंगली एंगेज इन सेक्सुअल ऑफेंस। और सुप्रीम कोर्ट ने खुशबू वाले केस में 2010 में ये भी बोला था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कंसेंचुअल से बालिग है, सारे नियमों को फॉलो करता है और अगर कंसेंचुअली सेक्स करता है, इट इज नॉट अ वायलेशन, कोई सैचुरेटरी ऑफेंस नहीं है, इसके पीछे कोई आप धारा नहीं लगा सकते। तो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को यहां पे देखें तो यह बोला गया है कि एक छोटे कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की बात को नकार करके यह बोला गया कि हाई कोर्ट ने बोला कि यह तो एक सोशल प्रॉब्लम है। दूसरा, यहां पे उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया गया, बोला हम कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये वर्डिक्ट दिया है उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है। और यहां पे देखो इस वाले में क्या बोला गया है कि ये एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी मतलब क्या होता है कि रूढ़िवाद सोच या पुरानी या पिछड़ी सोच की तरफ एक कदम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए था, पहली चीज। दूसरा बोला गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहां पे टिप्पणी देने को नहीं बोला गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह नहीं बोला गया था कि आप ये बताइए कि वर्डिक्ट क्या है, क्या मैरिज होनी जरूरी है, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने बोला है वो ये बोला है विदाउट मैरिज सेक्स इज एन ऑफेंस। अब इस तरीके की चीजें बोलना या इस तरीके की चीजों का इंप्लाइड मीनिंग निकालना गलत हो जाता है। सो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि पहली चीज तो आपसे ये नहीं पूछा गया था, आप कमेंट्स मत करिए कि मैरिटरियल सेक्स होना चाहिए या लिव इन रिलेशनशिप ठीक है। क्यों? क्योंकि याचिका किस चीज की थी कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। पुलिस के ऊपर आपको केस करना चाहिए था, ना कि आपको याचिका खत्म करके उस पर टिप्पणी करनी चाहिए थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दे रखे, उसको भी आपने फॉलो नहीं किया, यही बात यहां पर बोली जा रही है। सो देखो, रीसेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट नेगेट्स द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशंस व्हिच the Supreme Court of India has affirmed। और यहां पे क्या बोला गया है, the High Court ought to have sought further particulars if required and endorse the couple's fundamental right। तो बोला जा रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट तो है ना उनका, दूसरा उनके अधिकारों का आपको बचाव करना है, ना कि आप उनको छोड़ दे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किसकी है? यहां पर हम लोगों को पर्सनल लॉज या पर्सनल बायस या हम जो सोचते हैं उसका असर नहीं दिखना चाहिए कोर्ट के अंदर, बल्कि जो लीगल है, हमारा संविधान कहता है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आइए नीचे देखते हैं,
GS2 पॉलिटी से लिंक करिए। अब दोस्तों इसकी जो हेडलाइन है उसी को आप समझ के सोचेंगे कि मैं इसको GS2 से लिंक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइंटिस्ट नीड द ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। अब बात तो ये हो रही है कि साइंटिस्ट का मतलब GS3 का पोर्शन होना चाहिए, यही हमारी भी सोच है और यही सोच तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर भी देखी गई। अब हुआ क्या है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं किससे, GS2 से। भारत के अंदर ऐसी एक सोच है कि जो साइंटिस्ट है उसका पॉलिटी में क्या लेना देना, साइंस GS3 को GS2 में कैसे लिंक कर सकते हो, इसी के ऊपर ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। अब यही काम तो यहां पे हुआ था। हुआ क्या था, 500 साइंटिस्ट जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मौजूद हैं। अब देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर 500 कौन मौजूद है, साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, ऊपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, ये एक ऐसा एक्ट है जो क्या बोलता है कि भाई कोई व्यक्ति फॉरेन लैंड पे हो चाहे देश के अंदर हो और भारत के खिलाफ अगर टेररिज्म की साजिशें रचता है या फिर किसी भी वजह से वो हमारे देश पर हानि पहुंचा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बन सकता है, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंट भी किया जा सकता है और उसको जेल में भी डाला जा सकता है। 180 दिनों के अंदर अंदर उस पर चार्जशीट दायर करी जा सकती है। 2019 में यही बात बोली गई थी, ऊपा के तहत आप एक किसी को टेररिस्ट भी घोषित कर सकते हैं। जैसे सरकार ने 2019 के एक अमेंडमेंट में क्या बोला था दोस्तों, पहले होता था कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अलकायदा, आपने बोला कि अलकायदा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जमात ए मुजाहिदीन एक इंडियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली टेररिस्ट फंडिंग या एक्टिविटीज करती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। बट होता क्या था, वो जो टेररिस्ट होते थे एक्चुअल में वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल देते थे, जिसके तहत वो ऊपा में फंसते ही नहीं थे। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है XYZ, इस व्यक्ति ने अलकायदा के जगह जलकायदा कर दिया, उसका नाम ALL ज्यादा कर दिया, कोई भी वर्डिंग्स के अंदर चेंज कर दिया और वो ऊपा के एक्ट में ही नहीं फंसता था। फिर 2019 में सरकार ने कहा भाई देख ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन अपना नाम कुछ भी रखे, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, इंडिविजुअल को घोषित कर सकते हैं आज की डेट में टेररिस्ट अंडर ऊपा। और इसी ऊपा के ऊपर ये 500 साइंटिस्ट ने डिस्कशंस की बात करी, बोला कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और अपने अपने व्यक्तित्व रखे। अब देखिए यहां पे क्या बोला, इन द रिस्पॉन्स द डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जो मोहाली के अंदर है पंजाब में, एक शो कॉज नोटिस देता है 2 फैकल्टी मेंबर्स को एट हिज इंस्टीट्यूट हु हैड साइंड द लेटर। कहानी यह है कि 500 साइंटिस्ट ने डिस्कशन स्टार्ट किया ऊपा के ऊपर और अपना अपना व्यक्तित्व रखने की बात करी, बोला कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, एक पत्र लिखा और वो दिया। बट उस पर जो मोहाली के अंदर इंस्टीट्यूट है साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च का, उसके डायरेक्टर ने एक शो कॉज नोटिस दिया है और उसमें क्या बोला है, आप दोनों प्रस्तुत हो, जिन व्यक्तियों ने उधर साइन करा है उनके ऊपर अब एक तरीके से पनिशमेंट्स या एक तरीके से कार्रवाई करी जा रही है। तो बोला जा रहा है कि आप साइंटिस्ट की आवाजों को दबा रहे हैं। क्या साइंटिस्ट का हक नहीं बनता है या साइंस की फील्ड का हक नहीं बनता है कि वो इस तरीके के एक्ट्स पे डिस्कशन कर सकें? जी हाँ, बिल्कुल हक बनता है। क्यों नहीं साइंटिस्ट एक तरीके से एक्ट के ऊपर या पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर या हमारे देश के अंदर चल रही इंडियन पॉलिटी पे डिस्कशन कर सकते हैं? क्या उनका दायरा नहीं है? बल्कि ऑथर ये कहते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो फैक्चुअली इन चीजों को समझ सकते हैं, उनका माइंडसेट विकसित होता है, वो अपने इमोशंस के बजाय फैक्ट, फिगर्स और एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पर चीजों को समझ सकते हैं। उनका माइंड विकसित है, ना कि एक नॉर्मल आदमी की तरह है। तो आप साइंटिस्ट को ये नहीं बोल सकते सिर्फ कि आप इस पर डिस्कशन ना करें। और उसी से रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, क्योंकि वो लोग ऊपा पर डिस्कशन करने की बात कर रहे थे जिसके खिलाफ इनके ऊपर एक कार्रवाई करी जा रही है। तो बोला जा रहा है कि भाई देखिए, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके, और ये सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। साइंटिस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं, क्या GS3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो GS2 में नहीं पूछा जा सकता। इस रूढ़िवादी सोच को हमें हटाना पड़ेगा, ये पिछड़ी सोच है। तो साइंटिस्ट जो कि अपने माइंडसेट में विकसित हैं और चीज़ों को जानते हैं, या एक कम से कम सिटीजन है या एक इंसान है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, उनको मौलिक
अधिकार मिले हैं और वो डिस्कशन कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्टिव पॉज, नाटो मस्ट चेंज द वेरी पैराडिग्म दैट सेट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन मोशन। दोस्तों आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, बहुत ही आसान आर्टिकल है, बट मैं आपको पहले इसका क्रक्स बता देता हूं ताकि आप इसका क्रक्स समझ जाएं, तो आप पूरे के पूरे आर्टिकल को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। देखिए नाटो का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। कितनी कंट्रीज ने करी थी? 12 वर दी फाउंडिंग मेंबर्स, 12 कंट्रीज ने करी। आज की डेट में 31 कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। और लेटेस्ट कौन इसमें ऐड हुआ है आप सब जानते हैं, फिनलैंड। फिनलैंड वाज द लेटेस्ट कंट्री जो इसमें ऐड हुआ है। और अभी स्वीडन की बारी है, तो स्वीडन भी इसका मेंबर बनना चाहता है, बट स्वीडन इसका मेंबर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि टर्की जो एक कंट्री है जो मानती है कि स्वीडन उनके यहां पर आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, है ना, तो आप देखेंगे वो ऐसा मानते हैं कि कुर्क आतंकवादियों को सपोर्ट करता है स्वीडन, जिसकी वजह से टर्की यहां पे परमिशन नहीं दे रहा है स्वीडन को एंट्री देने में। ये अपने आप में एक मुद्दा चल रहा है। आपने पढ़ा भी होगा कि स्वीडन के अंदर कुछ लोगों ने द होली बुक कुरान को फाड़ करके जला दिया, और इसी चीज के लिए जलाया क्योंकि टर्की उनको एंट्री नहीं दे रहा है। खैर ये अपने आप में एक मुद्दा है, अपने आप में कभी और डिस्कस करेंगे। बट आज की डेट में 31 कंट्रीज हो चुकी हैं। नाटो का फॉर्मेशन क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि 1945 में एक एरा स्टार्ट हुआ था। इस एरा को बोलते हैं कोल्ड वॉर एरा। ये एक ऐसा एरा था जहां पे शीत युद्ध चल रहा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक्चुअल में लड़ना नहीं चाहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। कौन दो हैं वो? एक है यूएसए, एक है यूएसएसआर। तो एक तरफ यूएसए अपनी कैपिटलिज्म की सोच के साथ है, एक तरफ यूएसएसआर अपनी कम्युनिस्ट यानी सोशलिस्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और दोनों विश्व में अपने आप को पापा घोषित करना चाहते हैं, यानी पूरे विश्व में हीरो बनना चाहते हैं, और इसी की लड़ाई स्टार्ट होती है। बट 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, तो ये दोनों समझ गए थे कि भाई देखो, एक दूसरे के साथ एक्टिवली लड़ना आज की डेट में फायदा नहीं है, तो हॉट वॉर्स में नहीं आएंगे, कोल्ड वॉर में आएंगे। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साइकोलॉजिकली एक दूसरे को इंपैक्ट करेंगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ेंगे। तो दोनों ने इस कोल्ड वॉर के एरा को स्टार्ट किया, जहां पे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इस कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है जहां पे एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता है रशिया, उससे यूएसए को डर लगता है। यूएसए फिर एटम बम जब बना के छोड़ चुका होता है जापान पे, जिसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट यूएसएसआर को आता है। फिर यूएसएसआर अपना 1950s में जब न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, तो कहीं ना कहीं दोनों आर्म्स को बढ़ाए जा रहे थे। एक तरफ वो आर्म्स बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ यूएसए आर्म्स बढ़ा रहा था, और विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा अशांति का माहौल फैला हुआ था। तो 1949 में एक कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कलेक्टिव्स, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बोला जाता है कि एक पर युद्ध, सब पर युद्ध माना जाए, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। और उसी के संदर्भ में आप देखेंगे 1955 में वॉर्सो पैक्ट भी आता है, जो कि यूएसएसआर लेड एक ऐसी ही सेम मिलिट्री सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो नाटो और वॉर्सो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर एरा में फंसे हुए थे, और वहीं पे आप देखेंगे कि 1991 के यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद से नाटो का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो चुका है दोस्तों, वॉर्सो का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो चुका है। तो उसके बावजूद भी देखिए 1955 से लेके 1991 तक वॉर्सो तो एंड हो चुका है, बट नाटो आज भी जिंदा है। बोला जा रहा है कि एक्चुअल में 12 कंट्रीज के बाद जितनी भी कंट्रीज ऐड हुई हैं वो 1991 के बाद हुई। अब रशिया का सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप नाटो का फॉर्मेशन क्यों रखे बैठे हैं आज भी, क्यों उसको आप इसकी मेंबरशिप बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि कोल्ड वॉर एरा था, मैं मानता हूं उस समय आप भी वैसे थे, मैं भी वैसा था, मेरा भी वॉर्सो था, आपका भी नाटो था, और हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, कोल्ड वॉर के एरा में थे। मेरा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, अब मेरी वो अप्रोच नहीं है, मेरा वॉर्सो खत्म हो चुका है, अब मैं वो काम नहीं कर रहा हूं। क्यों आप मेरी जितनी भी कंट्रीज हैं या मेरे साथ की जितने भी नेबर्स हैं उनको अपने यहाँ पे लाना चाहते हैं? और इसी चीज में 2008 के आसपास नाटो ने बोला कि हम यूक्रेन को भी ऐड करेंगे, जिसके खिलाफ 2014 में क्रीमिया में आप देखेंगे कहीं ना कहीं रशिया एनेक्सेशन कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चल रहा था, और आप सब जानते होंगे कि रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो के अंदर मेंबरशिप ले ले। अभी मजे की बात ये आई है दोस्तों, ये आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनके द्वारा एक बात बोली गई है, और जो बाइडन ने क्या बोला है कि
देखो, एक वो व्यक्ति जो घोड़ा तैयार कर लेता है, ये वो व्यक्ति है जो बारात लेकर के पहुंच गया है, शादी का वेट कर रहा है, बारात पूरा खाना खा लेती है, मंडप में बैठ गए हैं, मंडप में लड़की का इंतजार हो रहा है कि आए और शादी करें, और उसी समय आप देखेंगे कि पता चला लड़की ने कहा शादी की तो बात ही नहीं करी मैंने। अरे ये क्या मजाक की बात हो रही है? यही तो अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है। जो बाइडन ने सारा का सारा प्रपंच रचा, सारी की सारी चीजें करी, यूएसए इतना वॉर को सस्टेन कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अब जाके कह रहा है अरे भाई देखो नाटो में एंट्री की तो बात ही नहीं हुई, अभी वेट करो। देखो, हो सकता है हम नाटो में एंट्री दें, हो सकता है हम आपको नाटो में एंट्री नहीं दें, अभी हमने कोई विचार नहीं किया है। अब यूक्रेन कह रहा है यार हम पागल हैं, तब से इसलिए तो लड़ रहे हैं कि आप नाटो में एंट्री देने वाले थे, आपने वादा किया था। ये बात पहले से ही पता थी कि यूएसए क्या करता है, रायता मचाता है और रायता फैला करके निकल जाता है। अब जैसे ही यूएसए को समझ में आने लग गया है वॉर बहुत ज्यादा हो गया है, देश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, रशिया से बेकार इतना लड़ने का कोई फायदा नहीं है, दूसरे की लड़ाई लड़ने में क्या फायदा, आपको अपने एम्यूनिशन बेचने थे आपने बेच दिए, आपकी इंडस्ट्री ग्रूम पे है, आप फोकस करो। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि नाटो में एंट्री की अभी हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करी है, कुछ विचार नहीं करा है। अब देखिए यही रिफ्लेक्टिव पॉज है, बोला जा रहा है भी रुको और सोचो क्या हो रहा है, क्या मजाक चल रहा है। पूरा का पूरा यूक्रेन युद्ध इस बेस पर टिका हुआ था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता है, अभी उसने बोल दिया कि हमें तो पता ही नहीं है, हम सोच के बताएंगे। तो इस पॉइंट पर पूरा का पूरा आर्टिकल बोला गया है कि नाटो मस्ट चेंज द वेरी पैराडाइम दैट सेट द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन मोशन। और ऐसा बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, ये नाटो इसलिए कर रहा है ताकि वॉर को रोक सके, क्योंकि रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, उसने बोला कि अगर कल को कुछ भी हुआ, मैं एक थ्रेट मानता हूं, तो एक तरीके से रशिया को पैसिफाई करने के लिए, रशिया को शांत करने के लिए, रशिया की पहली डिमांड जो थी वो यही थी कि आप नाटो में एंट्री नहीं देंगे यूक्रेन को। तो कहीं ना कहीं ऐसा हिंट देने की कोशिश कर रहा है वेस्ट कि देखो भाई, अब उन्हें भी पता है जीत कोई नहीं पा रहा है, और मेरे ख्याल से जितना मेरे अंडरस्टैंडिंग है, मेरा मानना यह है कि रशिया हावी पड़ रहा है इन लोगों पे। तो मानना बेटर तरीका यही है कि भाई शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, अपने काम से काम रखें। उसी के ऊपर ये आर्टिकल है दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यूक्रेन को एकदम पोपट लाल हो चुका है यूक्रेन का इस समय, और यूक्रेन जेलेंस्की भाई साहब एकदम कॉमेडियन ही बन के रह जाएंगे इसके बाद, तो पता नहीं क्या होगा। खैर, इतने लोग मर चुके हैं, इतना डिजास्टर हो चुका है, इतने 2 साल से ये वॉर चल रहा है, इस वॉर को खत्म करने की ही शायद एक तरफ से ये पहल हो रही है, इसी आर्टिकल के अंदर ये बात बोली गई है। सो नाटो का एस्टैब्लिशमेंट होता है 1949 कोल्ड वॉर के सर्कमस्टांसिस में, 1991 में वॉरसो खत्म हो जाता है, 1991 के बाद मैक्सिमम कंट्रीज नाटो में एडिशन लेती हैं। और आप नाटो से रिलेटेड एक दो चीजें और जान सकते हैं। किसी को भी अगर नाटो का मेंबर बनना है दोस्तों, एक चीज याद रखेगा, टू बिकम अ मेंबर इन नाटो यू नीड द कंसेंसस ऑफ ऑल द पब्लिक, यू रिक्वायर द कंसेंसस ऑफ ऑल द पब्लिक। मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं नाटो के 31 के 31 मेंबर को हाँ बोलना पड़ेगा अगर स्वीडन को मेंबर बनना है। तभी तो टर्की ना कर रहा है, जिसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा है। एक चीज और आप नाटो में पता कर सकते हैं जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि कल को किसी नाटो के मेंबर पे युद्ध होता है तो मीटिंग बुला सकता है आर्टिकल 4 के तहत। अगर कोई नेशन आर्टिकल 4 को यूज करके मीटिंग बुलाता है तो याद रखिएगा उसका नतीजा कभी भी ये नहीं होगा कि सारे के सारे नेशन उस नेशन से लड़ेंगे। ये एक कलेक्टिव ट्रीटी है। कलेक्टिव ट्रीटी का मतलब ऐसा होता है, एक पर युद्ध सब पर युद्ध माना जाए। मतलब कल को अगर आपने किसी भी नाटो कंट्री पे अटैक कर दिया तो 31 की 31 कंट्रीज उस पर अटैक करेंगी। अब इस तरीके का जो प्रोविजन है क्या हर बार अप्लाई होगा? नहीं। आर्टिकल 4 को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जैसे पोलैंड का इशू जब हुआ था, जब पोलैंड पे यूक्रेन ने मिसाइल गिरा दी थी, तो पोलैंड ने इस तरीके के इनिशिएटिव पे क्या किया था, आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया था, जिसमें सिर्फ बातचीत होती है, जिसमें सिर्फ ग्रुप होता है, डिस्कशन होता है कि किस तरीके से सॉर्ट आउट करा जाए। बट हाँ, अगर आपने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल किया तो दोस्तों इसका नतीजा यह है कि सारी जितनी भी नाटो की फोर्सेस हैं अब वो सब मिलकर के उस नेशन से लड़ेंगी। तो याद रखिएगा, अगर आर्टिकल 5 इवोक होता है तो इसका मतलब है कि युद्ध होना तय है। अब एक बार आर्टिकल 5 हुआ था जब 9/11 का अटैक हुआ था, 9/11 का अटैक। उसके बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी उसमें, हाँ जी, ये बिल्कुल हुआ था और उसमें आर्टिकल 5 का इस्तेमाल हुआ था। तो आज तक आर्टिकल 5 का दोबारा इस्तेमाल नहीं करा गया है, बट ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आर्टिकल 5 से नाटो के एक्ट में ये होता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूपीएससी अगर आपसे पूछ लेता है? बेल्जियम।
और अगर आपसे पूछता है कि इसका नॉर्मल हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ब्रसल्स बेल्जियम, बट इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स कहाँ है, देखो दोस्तों अलग अलग हेडक्वार्टर्स है दोनों बेल्जियम में, बट इसका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है मॉन्स बेल्जियम। मॉन्स बेल्जियम में, ये है ब्रसल्स बेल्जियम, ये बात याद रखिएगा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट नाटो। नाटो से इतना ही आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा। आइए बात करते हैं कुछ और आर्टिकल्स की। आज के न्यूज़पेपर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा तो आया नहीं है। एक लास्ट आर्टिकल ये है जिसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, यूक्रेन वॉर नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी सेज इंडिया। सबसे पहले G20 के बारे में देख लीजिए दोस्तों, G20 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इसका कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि G20 हमेशा बना ही रहता है न्यूज़ में। कनाडा, मेक्सिको, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, टर्की, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यहाँ पे देखिए सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड यूरोपियन यूनियन। मतलब 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, 20 मेंबर हैं, इसलिए इसको G20 बोलते हैं। G20 के अंदर 3 लेवल पर मीटिंग चलती हैं। एक होती है शेरपा लेवल मीटिंग, एक होती है फाइनेंस मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग, और थर्ड लेवल की मीटिंग को बोलते हैं समिट लेवल मीटिंग। दोस्तों देखिए, शेरपा लेवल मीटिंग का मतलब क्या होता है, शेरपा कौन होता है, पर्सनल एनवॉय ऑफ दी प्रधानमंत्री। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनका पर्सनल एनवॉय, मतलब उनके द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड होता है। जो हमारे यहाँ पे अभी अमिताभ कांत है। फाइनेंस मिनिस्टर्स, यानी कि यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स बैठते हैं, जो कि देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मॉनेटरी स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, उस पर डिस्कशन करते हैं। शेरपा सारी मीटिंग्स को कंडक्ट कराते हैं जितनी भी होती हैं, और लास्ट में जैसे ही G20 खत्म होता है तो समिट लेवल मीटिंग के साथ खत्म होता है, जिसमें सारे हेड्स ऑफ दी स्टेट आते हैं। जैसे भारत के हेड ऑफ दी स्टेट कहाँ गए थे, इंडोनेशिया गए थे, बाली गए थे, और वहां पर उनको सौंपा गया था एक, जैसे आपने देखा होगा हथौड़ा हथौड़ा होता है छोटा सा, उसको सौंपा गया था। और जब उसको वो सौंपा गया था उनको, मोदी जी को, तो उसी तरीके से भारत को प्रेसिडेंसी मिल गई है। इस साल भारत को प्रेसिडेंसी मिल चुकी है, भारत पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी को चला रहा है। और भारत ने अपने इस आर्टिकल के अंदर क्या बोला है, दोबारा से देखिए, कि यूक्रेन वॉर हमारे लिए प्रायोरिटी कभी था ही नहीं, ये भारत बोलता है। तो अमिताभ कांत सेज at present being discussed bilaterally, not in full G20 group, African Union membership were more important for India। तो भारत कह रहा है कि भाई देखो, G20 का जो प्रेसिडेंसी मिली है, आज मेरे पास माइक है, आज मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं चैनलाइज कर सकता हूं, वोकलाइज कर सकता हूं इशू। तो मैं बात करूंगा ग्लोबल साउथ की, मैं बात करूंगा साइबर इश्यूज की, मैं बात करूंगा डेटा लोकलाइजेशन की। आई विल टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ द साउथ। आई विल फोकस अपॉन द अफ्रीकन मेंबरशिप, आई विल फोकस अपॉन योर रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर अलायंस, विंड एनर्जी, इन पर बात करेंगे हम लोग साइंटिफिक रिसर्च पे बात करेंगे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे बात करेंगे, कल्चरल मीटिंग करेंगे, ना कि यूक्रेन की बातें करेंगे, क्योंकि यूक्रेन की बातें रशिया से G20 के प्लेटफॉर्म पर नहीं होगी। और यही बात एक इनिशिएटिव को जन्म देता है, या फिर इस इंडिकेशन को बताता है कि रशिया विल कम टू G20 समिट, जो कि पिछले 5-7 दिन पहले एक आर्टिकल में आया था कि यस, रशिया इज अ पॉसिबिलिटी कि वो G20 में आए भारत के कहने पर। और भारत ने अपनी स्ट्रांग स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है कि हमसे उम्मीद मत करिएगा कि G20 के प्लेटफॉर्म पे हम लोग रशिया को यूक्रेन से रिलेटेड बात करेंगे, ना ही आप करेंगे। हमारे मुद्दे अलग हैं, हम लोग डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, देश के हितों पे बातें करेंगे, ना कि इन फालतू चीजों पे बातें करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर G20। दोस्तों कभी G20 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बात याद रखिएगा, G20 के अंदर ट्रॉयका आता है। ट्रॉयका का मतलब होता है किस तरीके से प्रेसिडेंसी शिफ्ट होती है। तो हमें प्रेसिडेंसी किससे मिली, इंडोनेशिया से। इसका मतलब ट्रॉयका मतलब 3, एक होता है करंट मेंबरशिप, एक होती है प्रीवियस मेंबरशिप, एक होती है आने वाले कौन है मेंबरशिप। जैसे हम लोगों को इंडोनेशिया से मिली, भारत अब किसको देगा, ब्राजील को। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रॉयका एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। खैर, ये पूरा आर्टिकल सिर्फ इसी चीज पे फोकस कर रहा है कि G7 यानी कि वो कंट्रीज जहां पे वेस्ट का ज्यादा पावर है, जैसे कि कनाडा है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें इटली है, जर्मनी है, USA है, UK है, इन वाली कंट्रीज को बोला गया है कि भाई आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आप बात करेंगे G20 में ऑब्वियसली, बट हम लोग
अभी बायलेटरली उस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, यूक्रेन वाले को। वी विल नॉट फोकस अपॉन दी G20 प्लेटफॉर्म। G20 की टेबल किसके लिए बनी है? डेवलपमेंट के लिए बनी है। जिन कामों के लिए G20 बनाया गया उन कामों पे करो, पॉलिटिक्स ना करो इधर। इसी चीज पर पूरा का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। यहीं पर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम लोग कवर कर चुके हैं। आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच।